नाज़रीन, पहले ब्रेक के बाद दोबारा आपको खुशामदीद कहता हूँ। अपने वापस उस ख़तरनाक लेटर की तरफ चलते हैं जिसका हमने जिक्र अभी छेड़ा है, और बहुत सारे लोगों को ये लेटर आया है। और पिछले तो कुछ दिन से दफ्तर में सिर्फ जो मेन फ़ोन कॉल्स आ रही हैं वो सारी की सारी इसी चीज़ के ऊपर आ रही हैं। अब इसको हम ज़रा थोड़ा इसका ऑपरेशन करते हैं कि इसमें लेटर में है क्या, ये कहता क्या है। सबसे पहली बात, जैसा मैंने आपको बताया, सेक्शन 10 का नोटिस दे रहा है आपको। उसका मतलब ये हुआ कि जो कानूनी रिक्वायरमेंट है होम ऑफिस की तरफ कि उन्होंने आपको कोई ना कोई नोटिस देना है, ये वो नोटिस दे रहे हैं। अब इस नोटिस के ऊपर वो आपसे क्या कह रहे हैं? अब इसमें अक्सर लोग जिस बात से क्लियर नहीं है और उनको कंफ्यूजन होता है, वो कहते हैं कि जी ये 10 दिन का टाइम दे रहे हैं या 3 महीने का टाइम दे रहे हैं। भाई जी, 10 दिन का टाइम आपको ये दिया जा रहा है कि अगले 10 कैलेंडर डेज में, यानी अगले 10 वर्किंग डेज में फ्रॉम द डेट ऑफ दिस लेटर। अब ये मेरे पास एक लेटर पड़ा हुआ है जो 28 अगस्त का इशू हुआ है। 28 अगस्त के बाद जो पहले 10 वर्किंग डेज बनते हैं, उन 10 वर्किंग डेज में वो आपको नहीं छेड़ेंगे। उन 10 वर्किंग डेज में खुली आज़ादी है आपके पास कि आप जाएं, अपने वकील से बात करें, जो कुछ करना चाहते हैं, जो कोई आगे काम करना चाहते हैं वो सब कुछ करें। आपने जो भी चीज़ें करनी है, काम करने से मतलब यानी आप वकील के साथ जो भी काम करना चाहते हैं। जो 10 दिन के बाद का पीरियड है, अगले 3 महीने तक, उस पीरियड में वो कह रहे हैं कि वो आपको और कोई नोटिस दिए बगैर किसी भी वक्त पकड़ के रिमूव कर सकते हैं। अब या तो ये है कि होम ऑफिस ने और गवर्नमेंट ने बड़ी ज़बरदस्त प्लानिंग की है और उन्होंने सारे के सारे लोगों की लिस्टें बना ली हैं, उनके एड्रेसेस का उनको पता है, हज़ारों लाखों की तादाद में उन्होंने इन्फोर्समेंट वर्कर्स को काबू किया हुआ है, रिक्रूट किया हुआ है और तैयार करके उनको रखेंगे कि जी जैसे ही 28 के बाद 10 दिन गुजरते हैं तो छापों पे छापे पड़ेंगे और लोगों को पकड़ लो। या तो ये बात है, जो कि मुझे बहुत मुश्किल लगती है। मुझे नहीं लगता कि इस वक्त होम ऑफिस ने एकदम से इतना पलटा खाया है और इतना अपने आप को ऑर्गेनाइज कर लिया है और इतने वो रेडी हो गए हैं कि वो सबको एकदम से पकड़ के निकाल सकते हैं। सबसे पहली चीज़, इस लेटर का जो मकसद था वो ये था कि लोगों में खौफ व हरास फैलाया जाए, लोगों को इतना डरा दिया जाए कि वो खुद डर के भाग जाएं या वो इधर उधर बेचारे छुप जाएं या क्या करें, बस वो निकल जाएं यहाँ से। इस लेटर का मकसद सारे का सारा ये है कि आपको इतना डरा दिया जाए। अब मुझे कई फ़ोन आ रहे हैं जहाँ पे लोगों को बेचारों को कोई दिल की तकलीफ हो गई है, कोई हॉस्पिटल में पहुँच गया, कोई कुछ, लेकिन होम ऑफिस को इस चीज़ की शर्म नहीं आती कि वो जिस तरह की धमकियाँ और जिस तरह के वो ख़तरा बताते हैं लोगों को, उनका क्या हशर होता है। होम ऑफिस को इसकी कोई शर्म नहीं, ना ही उनको इससे कोई फ़र्क पड़ता है। लेकिन आप लोगों के लिए ये चीज़ जानना ज़रूरी है कि इसका असर क्या हो सकता है। मैं एज ए लॉयर आपको यही बता सकता हूं कि इस लेटर का मतलब क्या है। इस लेटर का मतलब ये कहता है, या जो लेटर कह रहा है उसमें यह है कि अगले 10 दिन तक हम आपको नहीं छेड़ेंगे, उसके बाद अगले 3 महीने तक जो टाइम है उसके अंदर हम आपको किसी भी वक्त पकड़ के निकाल सकते हैं और जिसके लिए हम आपको फर्दर नोटिस नहीं देंगे। अगर आपको अगले 3 महीने में नहीं निकाला जाता तो आपको दोबारा नोटिस देने की जरूरत होगी होम ऑफिस को। एक तो ये बात है। दूसरी चीज, क्या अगले 3 महीने में ये एनफोर्समेंट हो सकती है? यकीनन हो सकती है। ऐसी बात नहीं है कि उन्होंने कोई भी तैयारी नहीं की होगी। आई एम श्योर कुछ ना कुछ तो उनके पास मौजूद होगा जिस पे कि वो कोई ना कोई एक्शन लेना चाहते हैं। अब वो क्या एक्शन होगा, किन लोगों को पहले पकड़ा जाएगा? मेरा ख्याल है जो ज़्यादा जोर डाला जाएगा वो उन लोगों पर डाला जाएगा जो सिंगल हैं, जिनके साथ फैमिलीज नहीं है, जिनके साथ बच्चे नहीं हैं। उन लोगों के ऊपर मेरा ख्याल है सबसे पहले अटैक किया जाएगा। जो लोग फैमिलीज के साथ हैं उनको भी यहाँ पे आप यूं मत सोचें कि जी बस ठीक है सिर्फ सिंगल्स को पहले पकड़ेंगे, हमें कोई मसला नहीं, क्योंकि आपके साथ अब ये नोटिस देने के बाद आपके बच्चों को उन्होंने डिटेन नहीं करना। वो तो ये कह रहे हैं कि हम आपको विदाउट नोटिस किसी भी वक्त निकाल सकते हैं। अगर खुदा न खास्ता ऐसी बात होती है कि आप उनके हथे चढ़ जाते हैं तो वो आपका ये पॉइंट जो जिसके ऊपर हम लड़ा करते थे कि जी बच्चों को डिटेंशन सेंटर में रखना ज्यादती है, वो कहेंगे जी हम तो डिटेन कर ही नहीं रहे आपको, हम तो आपको लेके जा रहे हैं, कल की जहाज पे हम आपको बिठा रहे हैं, आपको तो डिटेंशन में रखा ही नहीं जा रहा। अगर ऐसी चीज होती है तो फिर वो सबके लिए मसला बन सकता है। अब आगे देखिए वो कहते क्या है। अब वो कहते हैं कि जी आपको क्योंकि आपका कोई लॉफुल बेसिस नहीं है यहाँ पे, तो आपको इसके ऊपर एक तो ये कि फौरन निकल जाना चाहिए वॉलंटरली। दूसरी बात, आपको अगर इस पर लीगल एडवाइस की जरूरत है तो आप फौरन लीगल एडवाइस के लिए रजू करें अपने वकील के साथ। तीसरी बात वो कहते हैं अगर आप नहीं निकलते हैं तो आपको फाइन भी किया जा सकता है और आपको 6 महीने की सजा भी दी जा सकती है। यह कानून बहुत अरसे से मौजूद है, ये कोई नई चीज नहीं है। अब कभी भी ओवरस्टेयर्स के लिए यूके में रुकना हमेशा से ही क्रिमिनल ऑफेंस है, लेकिन उसको कितना वो उसके पीछे कितना जाते हैं, उन लोगों को गिरफ्तार कितना करते हैं जो कि इमिग्रेशन ऑफेंडर्स हैं और उनको क्या 6 महीने की सजाएं होती हैं, अभी तक ऐसा बहुत कम होता है। अब नेक्स्ट चीज़ वो ये कहते हैं कि जी अगर आप यहाँ से नहीं जाते, अब ये कमाल का एक सेक्शन है इस लेटर का, वो कहता है कि जी आपको हम रिमूव कर सकते हैं यहाँ से। यह अब आखिरी पैराग्राफ फर्स्ट पेज में पढ़ रहा हूँ।
और वो कहते हैं कि हम आपको रिमूव कर सकते हैं, आपका कोई बेसिस नहीं है यहाँ पे, और अगर आप नहीं जाते तो आपकी जिंदगी बहुत तंग कर दी जाएगी। अब सोचिए उन सारी चीज़ों का जिस पे हम पिछले 1-1.5 साल से बातचीत करते आ रहे हैं अपने हर वीक के शो के अंदर। याद है हमने बात की काम करना अलाउड नहीं है, याद हमने बात की कि आपके बैंक अकाउंट्स बंद किए जा सकते हैं, आपके एनएचएस की ट्रीटमेंट्स को बंद किया जा सकता है, आपके ड्राइवर लाइसेंस को मनसूख किया जा सकता है, आपके लैंडलॉर्ड को फाइन किया जा सकता है, आप कहीं काम कर रहे हैं तो आपके जो प्रोसीड्स हैं, जो आपके पैसे जमा हुए हैं, जो आपने काम इलीगल काम करके पैसे जमा किए वो पैसों पे हड़प किया जा सकता है उनको, आपका जो एम्प्लॉयर है उसको फाइन किया जा सकता है। ये वो तमाम चीज़ें हैं जो कि अब उन्होंने तमाम की तमाम उठा के एक लेटर में डाल दी हैं और कह रहे हैं हम ये चीज़ें काफ़ी करते आ रहे हैं इसलिए कि हम आपकी ज़िंदगी यहाँ पे इतनी अजेरन कर देंगे कि आप बगैर स्टेटस के यहाँ पे रह ही ना सकें। अब उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, वो कहते हैं कि जी आपको क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, यानी क्या क्या आपको असरात महसूस होंगे। मुझे क्या आपको अरेस्ट किया जा सकता है, डिटेन किया जा सकता है, वो पहले भी चीज़ चल रही थी। आपको बैन किया जा सकता है यूके में आने से, वो भी पहले से चीज़ चल रही थी। आपको काम करना अलाउड नहीं होगा, काम करना कभी भी पहले से अलाउड नहीं था। जो अब नई चीज़ इसमें ऐड कर दी उन्होंने मुझे कि आपकी अर्निंग्स को कॉन्फिस्केट किया जा सकता है, यानी अगर आपने बड़े पैसे जोड़ जोड़ के 3 पाउंड एन आवर 4 पाउंड एन आवर जोड़ जोड़ के 1000 पाउंड जमा किए और इमिग्रेशन वाले वहाँ पर आ जाते हैं, आपसे पूछते हैं कि जी ये जो आपके तकिए के नीचे से 1000 पाउंड निकला है ये कहाँ से आपने जमा किया, तो आप कहते हैं कि भाई बड़ी मेहनत करके जोड़ जोड़ के जमा किए, तो वो उसको भी ले सकते हैं और कह सकते हैं कि ये आपने इलीगल काम करते हुए पैसे जमा किए और हम इसको जब्त कर रहे हैं। ये कब होगा, कैसे होगा, इसका क्या कानून इसके पीछे होगा, इसका इतलाक कब से होगा, ये सब कुछ अब देखने की बात है। हम नहीं जानते, ना ही कोई भी जानता है इसको, क्योंकि होम ऑफिस ने जैसे जैसे इन चीज़ों को इंट्रोड्यूस करना है उनके ऊपर जिस तरह से बातें चलेंगी तो फिर उसको देखेंगे। अब वो आगे से क्या कहते हैं जी, सिविल पेनल्टी आपके 20,000 पाउंड का फाइन किया जा सकता है आपके एम्प्लॉयर को अगर आप इलीगल काम करते हुए पकड़े जाते हैं। फिर कहते हैं कि जी आपको हम प्रॉपर्टी रेंट नहीं करने देंगे प्राइवेटली, आपके लैंडलॉर्ड को 3,000 पाउंड तक फाइन किया जा सकता है अगर आपने प्रॉपर्टी रेंट की। अब ये कानून अभी तक सिर्फ बर्मिंघम के कुछ एरियाज के अंदर है, बाकी हर जगह पे नहीं है, लेकिन ये जो उनकी इंटेंशन है ये वो बयान कर रहे हैं यहाँ पे। फिर वो कहते हैं कि जी आपको सिर्फ इमरजेंसी हेल्थ केयर मिल सकती है। इमरजेंसी हेल्थ केयर का मतलब क्या, आपका खुदा न खास्ता कोई एक्सीडेंट होता है, आपको एम्बुलेंस में बिठा के हॉस्पिटल ले जाया जाता है, वहाँ जाके आपको इनिशियल फर्स्ट एड दी जाती है और आपको देखा जाता है कि आप ठीक हैं, चलने फिरने जोगे हैं, तो फिर वो ठीक है। अगर उसके बाद आपको कोई और ट्रीटमेंट की ज़रूरत है जो कि एक नॉर्मल ट्रीटमेंट में आ जाता है तो उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा, और अगर आप पे नहीं करते तो उसमें भी आप एक इमिग्रेशन ऑफेंडर बन जाते हैं। फिर वो कहते हैं कि जी अगर आपका कोई इमिग्रेशन इसका एनएचएस की तरफ कोई 1000 पाउंड या 1000 पाउंड से ऊपर का कोई बिल अनपेड चल रहा है तो आपको कोई एंट्री क्लियरेंस भी नहीं मिल सकती, आप किसी एप्लीकेशन के लिए अप्लाई भी नहीं कर सकते यहाँ से। सो वो एक और चीज़ है। फिर वो कहते हैं कि जी हम आपके लिए फाइनेंशियल फ्रॉड प्रिवेंशन ऑर्गेनाइजेशंस के साथ हम बात करेंगे और ये देखेंगे कि जी आपको मोबाइल फोन कंपनीज को भी आपकी डिटेल्स दी जाएं, आपके बैंक्स को, आपके लोन्स को, जहां पे आप लोन्स लेते हैं उनको आपकी डिटेल्स दी जाएं कि आप इलीगल हैं, इसलिए आपके वो कॉन्ट्रैक्ट्स भी कैंसिल करें या आपके वो अग्रीमेंट्स कैंसिल करें। ये सारी चीजें, प्लीज मैं बार बार इसलिए दोहरा रहा हूं इस चीज को, ये सब कुछ इस लेटर में लिखा गया है आपको डराने के लिए। इन सब का इतलाक ऑलरेडी हो नहीं चुका, इनमें से कुछ चीजें चल रही हैं अभी, हर चीज को उन्होंने अभी तक लागू नहीं किया है। सो इसलिए इतना वो सांस थाम के बैठिएगा, इतना डरने वाली फौरन बात नहीं है। मैं इसीलिए ये बात आज करना चाह रहा हूं कि लोग बहुत डरे हुए हैं और मैं चाहता हूं कि उनको समझ आए। जब आप एक फियर को, एक डर को समझ लेते हैं तो उस डर का असर कम हो जाता है। अब आप आगे से देखते हैं, वो आगे से कहते हैं जी आपके ड्राइवर लाइसेंसेस आपको मनसूख कर दिए जाएंगे, वो ऑलरेडी हो रहे हैं। काफ़ी लोगों को लेटर्स आए हैं और उनको कहा जाता है कि जी आपका ड्राइविंग लाइसेंस मनसूख कर दिया जाएगा अगले 14 दिन के अंदर, अगर आपने हमें कोई प्रूफ ना दिया कि आपके पास लीगल स्टेटस क्या है, और अपना ड्राइविंग लाइसेंस भी हमें वापस भेजें। अक्सर लोग क्या करते हैं जी, जवाब नहीं देते, लाइसेंस पकड़ के बैठे हुए, दबा के अपने जेब में रख के बैठे हुए कि नहीं हम नहीं भेजेंगे, कुछ नहीं होगा। ऐसा नहीं है। आप लाइसेंस बेशक ना भेजें, अगर उन 14 दिन के अंदर आपने उनको लाइसेंस प्रोवाइड ना किया या अपना कोई प्रूफ प्रोवाइड ना किया कि आपका स्टेटस क्या है यहाँ पे, तो ऑटोमेटिकली लाइसेंस आपका कैंसिल हो सकता है। उसके बाद आप गाड़ी चला रहे हो, गाड़ी चलाते हुए आपकी नंबर प्लेट रिकग्निशन सिस्टम्स देख सकते हैं कि आपकी गाड़ी की इंश्योरेंस है कि नहीं, आपका लाइसेंस है कि नहीं। वो लाइसेंस तो उससे नहीं पता चलता, लेकिन आपकी गाड़ी की इंश्योरेंस और रोड टैक्स का पता चलता है। सो अगर किसी वजह से भी आपको रोक लिया जाता है और लाइसेंस पूछ लिया गया तो आपके पास लाइसेंस नहीं होगा, हालांकि आप जेब में लिए फिर रहे हैं, सो वो वैलिड नहीं होगा। उसके बाद वो आगे से कहते हैं जी हम बाकी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स यानी HMRC और डिपार्टमेंट ऑफ वर्क एंड पेंशन से भी हम
आपका राब्ता करेंगे और देखेंगे कि अगर आपके कोई बेनिफिट्स चल रहे हैं तो वो बेनिफिट्स भी आपके बंद कराए जाएं। एंड फाइनली वो कहते हैं कि जी बाकी हम पुलिस के साथ और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के साथ भी आपके मैटर सारे शेयर करेंगे। ये तो उन्होंने धमकियां लगानी थी, डराना धमकाना था, ये सब कुछ वो बातें हैं। इनमें से कुछ चीजें लागू हो चुकी हैं, कुछ चीजें अभी लागू नहीं हुई हैं। सो हर चीज हर एक के ऊपर अप्लाई नहीं होती, इसलिए समझें इस खौफ को कि डर है क्या। आगे से वो नेक्स्ट उनका जुमला कहता है कि जी एक सिंपल एक्शन है, आपको इतना डर है, आप इतना घबरा रहे हैं, एक सिंपल सी चीज करें, आपको कोई डरने की बात नहीं है। वो क्या है, हमारी वॉलंटरी डिपार्चर्स टीम के साथ राब्ता कर लें। वॉलंटरी का मतलब होता है कि जो बंदा अपनी मर्जी से बात करे। डिपार्चर का मतलब है जी जहाज पे आप वापस जा रहे हैं। टीम का मतलब है जो होम ऑफिस की टीम है। सो वो कहते हैं कि जी हमारे जो वापस भेजने के लिए आपको जो हमने टीम तैयार की है कि जहां आप उनको खुद जाके कहें कि हम वापस चले जाएंगे, आप उनसे राब्ता करें, वो आपको हेल्प कर देंगे। यानी अगर आप वापस चले जाते हैं तो आपकी जिंदगी इतनी मुश्किल नहीं बनाई जाएगी। आगे जो नेक्स्ट पैराग्राफ है, अब ये एक्शन वाला पैराग्राफ है। अब वो कहते हैं यू मस्ट टेल अस नाउ, अगर आपके पास और कोई रीजंस हैं यहां रुकने के लिए। साथ ही वो ये कहते हैं कि जी आपने अगर पहले कोई रीजंस दिए तो वो हमें दोबारा देने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर कोई और रीजंस हैं जिन पे आप रिलाई करना चाहते हैं तो आप हमें अब बताइए और रीजनेबल टाइम के अंदर अंदर बताइए। ये नहीं कि आप चुप करके बैठे रहें कि अच्छा जब पकड़े जाएंगे तब कुछ देखेंगे, नहीं। अब इसका मतलब यह है कि आपने उनको फौरन कोई ना कोई रिप्रेजेंटेशंस भेजनी है जहां पे आप उनको बताते हैं कि जी आपको किस किस वजह से यहां रुकने की इजाजत मिलनी चाहिए। अब यहां पे मैं जो आपसे कहूंगा, जो लोग सुन रहे हैं इस प्रोग्राम को, जो लोगों को ये लेटर्स आए हैं, खाली बैठे रहने का फायदा नहीं होता। बहुत सारे आप में से ऐसे होंगे, मेरे अपने बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स हैं जिनके हमने फ्रेश क्लेम्स डाले हुए हैं, जिनकी फर्दर रिप्रेजेंटेशन पेंडिंग पड़ी हैं, जिनको 6-6 महीने हो गए, साल हो गए, 1.5 साल हो गए, अब वो आराम से पड़ी। अब उनका क्या हो रहा था, पिछले कुछ महीनों में उनको स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल ग्राउंड्स वाला नोटिस आ रहे थे, RED 0003 वाला नोटिस जो होता है, बहुत सारे लोगों को वो आ रहे थे। अब उन्होंने क्या किया कि उस तरफ जाने के बजाय अब उन्होंने ये चीज भेज दी। सो मेरा मशवरा और मेरी एडवाइस इसके अंदर जो होगी लोगों के, सुनने वालों को, जनरल पब्लिक के लिए, वो ये कि अगर आपकी कोई रिप्रेजेंटेशंस ऐसी हैं जिनको 6 महीने से ऊपर हो गए हैं, जिनको अभी तक कोई जवाब नहीं आया, आपको चाहिए इस लेटर के जवाब में कोई ना कोई रिप्रेजेंटेशंस अपनी सबमिट करा दें। अब आपके जो भी वकील हैं आप उनसे जाके बात कर सकते हैं, उनसे मिल सकते हैं, और इसके अंदर कोई बहुत लंबा चौड़ा आपको, मैं ये नहीं कहता कि हर केस में बेहतर यही होगा कि आप नई एप्लीकेशन डालें होम ऑफिस की फीस लगा के और सारा कुछ करके, लेकिन कुछ केसेस के अंदर वो चीज़ भी सूटेबल होगी। सो आपके केस की नौयत पर डिपेंड करता है, आपके फैक्ट्स के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके केस में क्या चीज़ करना ज़्यादा बेहतर रहेगा, खाली रिप्रेजेंटेशन और दोबारा फाइल करना इसके खिलाफ, या आपको नई एप्लीकेशन करनी पड़ेगी। बिकॉज इस अगले पैराग्राफ के अंदर वो ये कह रहे हैं कि अगर आप हमें कुछ बताना चाहते हैं तो आप होम ऑफिस की वेबसाइट पर जाके देखिए कि आपने कौन से फॉर्म के ऊपर एप्लीकेशन करनी है, होम ऑफिस की कितनी फीस लगानी है, NHS का कितना सरचार्ज पे करना है, और उसके ऊपर आप ये चीज कर सकते हैं। सो जिस तरह मैंने कहा, हर केस इस चीज के लिए सूटेबल नहीं होगा कि आप नई एप्लीकेशन डालें, लेकिन जहां पे नई एप्लीकेशन सूटेबल बनती है जरूर डालें। जहां पे नहीं बनती है वहां पे कोई ना कोई रिप्रेजेंटेशंस अपनी डालिए, ताकि इस लेटर के जवाब में आपकी तरफ से कुछ ना कुछ वहां पे जाए जरूर। ओके, क्योंकि इसका आपको यही फायदा होगा कि आपकी तरफ से जो भी आपकी पुरानी रिप्रेजेंटेशन चलती आ रही हैं उनको भी और नई रिप्रेजेंटेशंस को इंक्लूड करके अब आपने उनको बता दिया कि हम किस लिए यहां से नहीं जाना चाहते। अगर उन रिप्रेजेंटेशंस को फिर रिफ्यूज किया जाता है तो आपको अपील का राइट मिल सकता है। अगेन केस टू केस बेसिस पे डिपेंड करता है कि आपको अपील का राइट मिलेगा कि नहीं, और अगर वो आपको फिर भी रिफ्यूज करते हैं, हो सकता है आपको जुडिशियल रिव्यू का भी मौका मिल जाए, या अगर आपको अपील का राइट मिल जाए तो कोर्ट में जाके कोई भी चीज पॉसिबल होती है। ये मैं चाहता था कि आज इस लेटर को मैं बैठ के इसका पूरा ऑपरेशन कर डालूं, कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं कि इसमें है क्या, ताकि लोगों को वो जो एक खौफ और एक डर जो बैठा हुआ है कि पता नहीं इस लेटर ने क्या कर देना है, वो डर खत्म हो। आप जब एक डर को समझ लेते हैं तो उसको हैंडल करना, उस डर को उसके साथ डील करना ज्यादा आसान हो जाता है। अब आपने इसमें देखा कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि जो आपके ऊपर जिनका इतलाक नहीं होता, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि शायद आप पहले से कर चुके हैं, हो सकता है आप उनको रिप्रेजेंटेशंस पहले से डाल के बैठे हैं, अभी 3 महीने पहले आपने रिप्रेजेंटेशंस किए, तब अगर ये लेटर आपको आया है तो उसमें मेरा नहीं ख्याल कि आपको दोबारा कुछ करने की जरूरत है। लेकिन हाँ, अगर आपका कुछ टाइम गुजर चुका है और आपको कोई जवाब नहीं आया तो फिर इस लेटर की रोशनी में मेरा ख्याल है आपको कोई ना कोई और रिप्रेजेंटेशंस करनी चाहिए। नाज़रीन, अब मेरा ख्याल है हम अपने सवाल जवाब की तरफ चलते हैं। मैंने आज ये सोचा हुआ था कि मैं पहले इसको अच्छी तरह डिटेल में डिस्कस करूंगा। प्लीज़ अगर आपके सवाल इस लेटर से मुतल्लिक हैं, प्लीज़ उनको अब आप मेरा प्रोग्राम दोबारा देख के उनको समझ लीजिएगा, बिकॉज मैंने प्रोग्राम में सबको समझा दिए। लेकिन बेहतर है कि हम इसको यहाँ पे अभी
मेरा ख्याल है बेहतर ये है कि हम यहाँ पे अभी इसको इस लेटर के बारे में और कोई सवाल जवाब ना ही लें, क्योंकि मैंने सारा कुछ यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। आप मुझे ईमेल कर सकते हैं और मैं वहाँ पे भी आपको इसका जवाब दे सकता हूँ। फिलहाल इस वक्त जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है, आप लोगों को होशमंदी के साथ अपनी लाइफ का फैसला करना है कि आप क्या इसी मुल्क में इन डिफ़िकल्टीज़ के साथ, इस स्ट्रेस के साथ, इस टेंशन के साथ रहने को तैयार हैं, या ये कि आप वापस अपने मुल्क जाके एक नई ज़िंदगी का आगाज़ करना चाहते हैं या कर सकते हैं। मुझे पता है कि बहुत सारे लोग इधर आके 10-10, 12-12, 14-14, 15-15 साल से रह रहे हैं और उनको इस तरह के लेटर आते हैं तो बहुत दुख होता है कि जी मैंने इतनी ज़िंदगी यहाँ गुजार दी, अब मैं कहीं जाके नए सिरे से शुरू करूँगा। लेकिन फिर भी जहाँ कहीं पे भी आप जाएंगे वहाँ से आपका फिर ज़ीरो से ही अगर काम शुरू हो रहा है, यहाँ पे भी आप ज़ीरो पे ही हैं, उसमें कोई ज़मीन आसमान का फ़र्क नहीं है। कई दफ़ा अपना नुकसान समेट के अगले फ़ायदे को देखना ज़रूरी हो जाता है, बजाय ऐसे कि आप उस नुकसान से बचने के लिए और नुकसान कराते रहें। ठीक है जी। नाज़रीन, अब एक और ब्रेक की तरफ चलते हैं, वापस आते हैं और फिर जो हमारा थर्ड सेक्शन रह जाएगा उसमें सिर्फ सवाल जवाब करेंगे। मिलते हैं थोड़ी सी देर।